एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम जानेंगे एथिकल थ्योरीज़ के बारे में और उसकी एथिकल थ्योरीज़ या फिर एथिक्स की ब्रांचेस के बारे में। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में जाना है, और ये हमें पता चल चुका है कि जो साइकोलॉजी है उसी की एक ब्रांच है एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी होती है थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, जिसमें एथिकल वैल्यूज़ आती हैं और वहीं से एथिक्स आया है। ठीक है, तो एथिकल थ्योरीज़ या फिर एथिक्स की जो ब्रांचेस हैं उसके पहले हम नाम देख लेते हैं एक एक करके, और फिर उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आती है मेटा एथिक्स, फिर उसके बाद आती है नॉर्मेटिव एथिक्स, इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और अप्लाइड एथिक्स, प्रैग्मेटिक एथिक्स और जस्टिस बेस्ड एथिक्स, जस्टिस एथिक्स बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो सबसे पहली जो यहाँ पे ब्रांच है वो है मेटा एथिक्स। यहाँ पे जो मेटा एथिक्स है, मेटा एथिक्स में मेटा जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड। मेटा मतलब बियॉन्ड, मतलब कि हमें फिजिकल बाउंड्रीज को सेट करके नहीं सोचना है, हमने क्वेश्चन करना है द वेरी फंडामेंटल बेसिस ऑफ समथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, द ओरिजिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ द मॉरल ट्रुथ। मॉरल ट्रुथ कहाँ से आए हैं, क्या उनका ओरिजिन है, क्या वो इंसान के होने से पहले भी मॉरल्स थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने क्वेश्चन करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं मेटा एथिक्स में, कुछ एक थ्योरीज हैं और इवन कुछ एक डिबेट्स हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला डिबेट जो मेटा एथिक्स में है वो है बिटवीन द मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एंड मॉरल रिलेटिविज्म। एब्सोल्यूटिज्म में क्या होता है कि मॉरल्स जो है या मॉरल वैल्यूज़ जो है, जो वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिवर्सल होती है, मतलब हर जगह वैल्यूज़ सेम रहती हैं अकॉर्डिंग टू मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। और जो मॉरल रिलेटिविज्म को फॉलो करती हैं वो उनका कहना है कि मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं वो कल्चर स्पेसिफिक होती हैं और ये यूनिवर्सल नहीं होती है, हर जगह सेम नहीं होती है, ये अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो मॉरल रिलेटिविज्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती। ये दो डिबेट्स हैं। और दूसरा जो डिबेट है वो है बिटवीन द मॉरल रियलिज्म एंड मॉरल एंटी रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल स्टेटमेंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, बेस्ड ऑन मॉरल फैक्ट्स होती हैं, और इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट लाइक साइंटिफिक क्लेम्स। जैसे कि साइंटिफिक क्लेम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं तो मॉरल स्टेटमेंट्स भी ऑब्जेक्टिव होती हैं। ये है अकॉर्डिंग टू मॉरल रियलिज्म। अब कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव मतलब कि कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव है तो वो जैसे कि 2+2 4 ही होता है, हर जगह वो सेम ही होता है, वो हर कहीं पे भी जाके चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव अगर कोई चीज़ है वो फैक्ट बेस्ड होती है, और इसके ऑपोजिट जो सब्जेक्टिव चीज़ होती है वो वैल्यू बेस्ड होती है, वो फैक्ट बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, तो मॉरल एंटी रियलिज्म जो कि मॉरल रियलिज्म के अगेंस्ट है, जो रियलिस्ट जो होते हैं वो मॉरल रियलिज्म को सपोर्ट करते हो, और उसके बाद आते हैं मॉरल एंटी रियलिज्म जिसके अकॉर्डिंग मॉरल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, मतलब कि वो वेरी करते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिविज्म और नॉन कॉग्निटिविज्म जो डिबेट है इसके अकॉर्डिंग मॉरल स्टेटमेंट्स आर ट्रूथ एप्ट, यानी कि मॉरल स्टेटमेंट, ट्रूथ एप्ट का मतलब होता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मॉरल स्टेटमेंट जो है या तो वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, जैसे कि फैक्चुअल क्लेम्स जो होते हैं या तो वो सही होते हैं या फिर वो गलत होते हैं। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निटिविज्म है उसके अकॉर्डिंग मॉरल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रूथ एप्ट, मतलब सही और गलत के तरीके से हम नहीं इसको देखते हैं, रैदर इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस। मॉरल स्टेटमेंट्स जो है वो इमोशंस, एटीट्यूड्स और प्रिस्क्रिप्शंस पे बेस्ड होती हैं। ये ट्रूथ और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हम लोग नहीं इसको देख सकते। ठीक है, मॉरल स्टेटमेंट्स जो है कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स जैसी होती है, मतलब कि ये या तो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, ये आती है कॉग्निटिविज्म या नॉन कॉग्निटिविज्म।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिबेट है वो है मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म एंड मॉरल सब्जेक्टिविज्म। इसके अकॉर्डिंग जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, और जो मॉरल सब्जेक्टिविज्म है इसके अकॉर्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, हर किसी के लिए अलग होती हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं फॉर द मॉरल प्रिंसिपल, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये मॉरल सब्जेक्टिविज्म का के अकॉर्डिंग है। और मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म के अकॉर्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, मतलब ये सबके लिए सेम ही होते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं। ठीक है। नेचुरलिज्म एंड नॉन नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल प्रॉपर्टीज कैन बी रिड्यूस टू ऑब्जेक्ट्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, और नॉन नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी रिड्यूस टू नेचुरल प्रॉपर्टीज। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल फैक्ट्स कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली, और जो नॉन नेचुरलिज्म है इसके अकॉर्डिंग मॉरल फैक्ट्स जो हैं वो साइंटिफिकली स्टडी नहीं करे जा सकते, इनके लिए हमें नॉन इम्पीरियल इंसाइट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंट्यूशन, रीजनिंग, ये सब चीज़ें। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कुछ थ्योरीज। सबसे पहली है मॉरल इंट्यूशनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग मॉरल ट्रूथ जो है आर नोन थ्रू इंट्यूशन। अब पहले तो इंट्यूशन वर्ड जो है ना, इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन होती है हमारी गट फीलिंग, जब हमें लगता है कि ऐसा होगा, शायद ऐसा होने वाला है, हमें खुद पहले ही इंट्यूशन आ जाती है कि शायद ऐसा होने वाला, और सच में वो चीज़ हो जाती है, तो उसे बोला जाता है इंट्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मॉरल निहिलिज्म। इसके अकॉर्डिंग देयर इज़ नो मॉरल ट्रूथ। मॉरल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, और मोरालिटी इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, रैदर इट इज़ सब्जेक्टिव। ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। सबके लिए अलग अलग मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, और मोरालिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉरल निहिलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है डिवाइन कमांड थ्योरी। डिवाइन कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्शंस हैं, वो जो एक्शंस है वो किसके वजह से हो रहे हैं, किसने हमें कमांड दी हुई है, वो गॉड्स कमांड की वजह से हो रही हैं। जितने भी एक्शंस जो भी हैं हमारे, वो इट इज़ बेस्ड ऑन गॉड्स कमांड। ठीक है। उसके बाद डिवाइन कमांड थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये, इसमें दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रपोजेस दैट एक्शंस दैट एन एक्शन स्टेटस एज मॉरली गुड इज इक्विवेलेंट टू वेदर it is commanded by God, और second statement है it asserts that what is moral is determined by what God's commands, and that for a person to be moral is to follow his commands। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, both 1 and 2 is correct। आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी। आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द मॉरल जजमेंट्स are determined by the ideal observer। impartial ideal observer मतलब कि कोई आइडियल ऑब्जर्वर है जिसने, मतलब कि आप इस तरीके से समझ के चल सकते हो कि गॉड की तरह इसे देख के चल सकते हो कि आइडियल ऑब्जर्वर है जिसके पास फुल नॉलेज है, वो इम्पार्शियल है, और वो सारी जजमेंट्स वही पास कर रहा है। ठीक है। तो ये आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी का कहना है। इसके बाद है एरर थ्योरी। एरर थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग ऑल द मॉरल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सारी मॉरल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो फॉल्स होती हैं। अब हमने मॉरल इंट्यूशनिज्म थ्योरी जो है वो समझी। जॉनथन हेदिथ जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी है सोशल इंट्यूशनिस्ट मॉडल। ठीक है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मॉरल जजमेंट्स आती हैं, जो हमारी मॉरल जजमेंट्स होती हैं आर प्राइमरली कॉज्ड बाय क्विक ऑटोमेटिक इंट्यूशंस। जो एकदम से हमें इंट्यूशन आएगी, जो हमारी गट फीलिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मॉरल जजमेंट आएगी। जैसे कि ये जो मॉडल है इसमें दिया गया है कि एक ट्रिगरिंग इवेंट है, सपोज कुछ इवेंट होता है, फिर ए को इंट्यूशन आएगी उस इवेंट के जस्ट होने के बाद, फिर उसके बाद उसी इंट्यूशन से ए की जजमेंट आएगी, और इसी जजमेंट पे बेस्ड ए की रीजनिंग होगी।
ठीक है। अब जो ए की रीजनिंग और ए की जो जजमेंट होगी ना, उसी पे बेस्ड जो बी होगा, बी पर्सन जो होगा उसको इंट्यूशन आएगी। अब इसी को इंट्यूशन जो इसकी आई होगी, अब इसी इंट्यूशन पे बेस्ड बी की जजमेंट आएगी और इसी पे बेस्ड जजमेंट पे बेस्ड बी की रीजनिंग आएगी। अब बी की रीजनिंग और जजमेंट पे बेस्ड ए को इंट्यूशन फिर से आएगी और ए की जजमेंट निकल के आएगी ए की इंट्यूशन से। फिर उसके बाद ए की जजमेंट से ए की रीजनिंग आएगी और फिर से बी को इंट्यूशन आएगी बी ए की जजमेंट और ए की रीजनिंग से। इसी तरीके से ये साइकिल चलती जा रही है। तो ये जो है, ये मॉडल जो है मॉरल इंट्यूशनिज्म, इसके अकॉर्डिंग जो मॉरल जजमेंट्स हैं वो जो एकदम से हमें मतलब ऑटोमेटिक इंट्यूशंस आती हैं उस पे बेस्ड होती हैं हमारी जजमेंट्स। ठीक है। अभी अभी हमने नेचुरलिज्म और नॉन नेचुरलिज्म के बारे में जाना। अब नेचुरलिज्म जो वर्ड है इसमें नेचर वर्ड आता है। नेचर का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब बियॉन्ड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो चीज़ जैसी है वो वैसी है। ठीक है। तो नेचुरलिज्म इज़ मतलब कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स है इट कैन बी रिड्यूस टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। नॉन नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जैसे कि जी.ई. मूरे जो हैं इन्होंने इस पे वर्क करा, नॉन नेचुरलिज्म के बारे में जाना और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करी नॉन नेचुरलिज्म की, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपिया एथिका। और इनके अकॉर्डिंग नेचुरलिस्टिक फैलेसी एक वर्ड इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसके अकॉर्डिंग द एरर इन ऑफ डिफाइनिंग द मॉरल टर्म गुड। जो नेचुरलिस्टिक फैलेसी क्या है, द एरर इन डिफाइनिंग द टर्म गुड विद नेचुरल प्रॉपर्टीज। गुड जो टर्म है उसको हम नेचुरलिस्टिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो आए हैं वो है F.H. ब्रेडली, जिन्होंने अपोज करा नेचुरलिज्म को और इन्होंने बोला कि रियलिटी इज अल्टीमेटली स्पिरिचुअल और मेंटल, नॉट मटेरियल। जो रियलिटी है वो स्पिरिचुअल है या मेंटल है, मतलब हमारे ब्रेन में ही ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, ये मटीरियलिस्टिक नहीं होती है मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी सब्जेक्टिविज्म के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मॉरल क्लेम्स जो हैं आर नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू, और जो मॉरल रीजनिंग है वो माइंड डिपेंडेंट होती है, वो हमारे माइंड पे डिपेंड करती है। ठीक है। सब्जेक्टिव होती है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने जाना डिवाइन कमांड थ्योरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें थॉमस एक्विनस और रॉबर्ट एडम्स जो है इन्होंने ये थ्योरी दी है, और इनके अकॉर्डिंग द एक्शंस आर डिटरमाइंड सोली बाय द गॉड्स कमांड। जो गॉड की, जो भगवान की कमांड है उसी पे बेस्ड एक्शंस होते हैं। उन्होंने ही मतलब उन्हीं के पास रीजंस है, जो भी इन सब चीज़ों का जो हो रहा है सब कुछ उसका गॉड की कमांड के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग मॉरल स्टेटस ऑफ एन एक्शन इज डिटरमाइंड बाय द इम्पार्शियल ऑब्जर्वर। एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वर है और वही डिटरमाइन करता है द मॉरल स्टेटस ऑफ एन एक्शन। ठीक है। इसके मेन प्रोपोनेंट जो है, मतलब कि जो इसको फॉलो करते हैं, इस जो थ्योरी से अग्री करते हैं वो है रॉड्रिक फर्थ। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग द आइडियल ऑब्जर्वर इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट एंड डिसइंटरेस्टेडनेस, dispassionate, कंसिस्टेंसी एंड नॉर्मलिसी। ठीक है। आइडियल ऑब्जर्वर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, वो इम्पार्शियल हैं, वो सही तरीके से ही जजमेंट पास करते हैं। ठीक है। इनका ये कहना है। फिर आती है नॉन कॉग्निटिविज्म, जो कि नॉन कॉग्निटिविज्म बात करती है इट इज़ अ बियॉन्ड रैशनैलिटी बट नॉट बिलीफ। नॉन कॉग्निटिविज्म जो है वो रैशनैलिटी के बियॉन्ड है लेकिन बिलीव्स के बियॉन्ड नहीं है। जैसे कि नेचुरलिज्म जो है
वो इंट्यूटिव रीजनिंग होती है बेस्ड ऑन द बिलीफ। नेचुरलिज्म जो है इट इज़ इंट्यूटिव रीजनिंग बेस्ड ऑन बिलीव्स, और नॉन कॉग्निटिविज्म जो है इट इज़ बियॉन्ड रैशनैलिटी बट नॉट बिलीव्स। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कॉग्निटिविज्म जो है वो भी रैशनैलिटी पे बेस्ड है और रीजनिंग पे बेस्ड होती है कॉग्निटिविज्म। नॉन कॉग्निटिविज्म जो है वो रीजनिंग और रैशनैलिटी पे बेस्ड नहीं होती है। फिर आती है एरर थ्योरी। जॉन एल मैकी जो है वो इस एरर थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट रहे हैं, और इनके अकॉर्डिंग मॉरल क्लेम्स आर फॉल्स एंड ऑल मॉरल जजमेंट्स आर फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एथिक्स, और यहाँ पे रूट वर्ड है नॉर्म, जिसका मतलब होता है आइडियल। नॉर्मेटिव एथिक्स में आइडियल कंडीशन जो है, जो मतलब सही में आइडियली होना चाहिए बिहेवियर या फिर जो मॉरल स्टेटमेंट्स आइडियल हैं उसको फॉलो करा जाता है कि आइडियली क्या असलियत में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स की 4 ब्रांचेस होती है। सबसे पहले आती है वर्च्यू एथिक्स, सबसे पहली इसकी वर्च्यू एथिक्स है। और वर्च्यू क्या होती है? वर्च्यू होती है कैरेक्टर या फिर अ डोमिनेंट वैल्यू। द मोस्ट डोमिनेंट वैल्यू इन अ पर्सन इज इट्स वर्च्यू। ठीक है, तो वर्च्यू एथिक्स फर्स्ट वाली है, इसका फर्स्ट ब्रांच है। और सेकेंड ब्रांच है डियोंटोलॉजी, जिसमें रूट वर्ड है डियोन। डियोन का मतलब होता है ड्यूटी, तो ये होती है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। इसके बाद है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी जो है इसका जो रूट वर्ड है टेलियो है, और टेलियो का मतलब होता है एंड या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म। इसका ये दूसरा नाम है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। ये भी एक इसी का पार्ट है, नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट आ जाती है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में द कैरेक्टर ऑफ द एजेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो वर्च्यू है, वर्च्यू होती है द मोस्ट डोमिनेंट वैल्यू। द मोस्ट डोमिनेंट वैल्यू इन समवन इज वर्च्यू। ठीक है, तो वर्च्यू और वाइस के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्च्यू होती है गुड कैरेक्टर और वाइस होता है बैड कैरेक्टर। अब यहाँ पे एरिस्टोटल जो है ना, एरिस्टोटल की गोल्डन मीन थ्योरी आती है। सबसे पहले तो एरिस्टोटल का ये कहना था कि वर्च्यूज आर नॉट बाय बर्थ, मतलब कि वो बर्थ से नहीं होती है वर्च्यूज, इट इज़ रैदर एक्वायर्ड। मतलब कि विद टाइम आप लाइफ में जैसे जैसे चलते जाते हो, धीरे 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 आपकी मॉरल बिलीव्स और आपकी मतलब मोरालिटी ये सब डेवलप हो रहा होता है, मॉरल प्रिंसिपल्स आपके डेवलप हो रहे होते हैं। तो वो बचपन से पैदा होते ही आपको नहीं मिलते हैं, आप धीरे धीरे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही वो डेवलप होते हैं। ठीक है, आप अच्छे इंसान बन रहे हो, बुरे इंसान बन रहे हो, वो धीरे 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 होता है। ठीक है, तो वो बाय बर्थ नहीं होता है, ये एरिस्टोटल का कहना है। और इन्होंने एक थ्योरी दी है जो कि है गोल्डन मीन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है, कोई वैल्यू है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई एक वैल्यू है जो बहुत कम है, आपके अंदर है ही नहीं है, बहुत कम है, और एक वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है, दोनों ही ख़राब है। मतलब एक वैल्यू की डेफिशिएंसी और एक वैल्यू का एक्सेस में होना दोनों ही ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गोल्डन मीन बोला, मतलब कि जो वर्च्यू होती है वो मीन है, मतलब कि वो अगर आपके अंदर वैल्यू जो है वो मीन में है, मतलब कि उसकी ना डेफिशिएंसी है ना वो एक्सेस में है, तो वो आ जाती है, वो हो जाती है आपकी वर्च्यू। जैसे कि करेज जो है, अब आपके अंदर बिल्कुल ही करेज नहीं है, आपके अंदर करेज की डेफिशिएंसी है, तो कावर्डनेस हो जाएगी, ये हो जाती है आपके लिए वाइस। मतलब आपके अंदर करेज की डेफिशिएंसी है, ठीक है, मतलब कि आप डरपोक हो, तो वो हो जाता है वाइस। और अगर इस एक्सेस ऑफ समथिंग जो होता है ना, वो भी वाइस ही होता है। मतलब आपको मीन आपके अंदर होनी चाहिए वैल्यूज़, ठीक है, ना एक्सेस में होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। कावर्डनेस जो है वो डेफिशिएंसी है, करेज आ गई मीन, और रैशनेस जो होती है वो एक्सेस में हो जाती है। ठीक है, और अब इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो वर्च्यू एथिक्स जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं।
Which of the following statement is or are correct with respect to virtue principle of ethical decisions? The virtue ethical theory judges a person by his or her character word आ गया ना, rather than by actions that may deliver from his or her normal behavior. और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये है, वन वीकनेस ऑफ द वर्च्यू एथिक्स थ्योरी इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन पर्सन्स चेंज इन मॉरल कैरेक्टर। मतलब हो सकता है कुछ लोगों का जो मॉरल कैरेक्टर है थोड़े वक्त के बाद, कुछ एक एक्सपीरियंसेस के बाद वो चेंज भी तो हो सकता है ना, तो उस चीज़ को वर्च्यू एथिक्स में नहीं कंसिडर करा जाता है और ये सही है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये वर्च्यू एथिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। और अब हम देखते हैं एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन जो थ्योरी अभी अभी हमने डिस्कस करी है, इंडिकेट्स अबाउट अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स एंड एक्सेप्टिंग मिडल थिंकिंग। अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है अवॉइडिंग डेफिशिएंसी, अवॉइडिंग समथिंग इन एक्सेस। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी और एक्सेस जो है दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन जो कि अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ समथिंग, ना किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होनी चाहिए ना ही किसी चीज़ का एक्सेस होना चाहिए, और एक्सेप्ट करनी है मिडल थिंकिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद आता है एरिस्टोटल्स व्यू द वर्च्यूज आर, फर्स्ट ऑप्शन innate in nature, और second gift from the supreme god, third acquired through philosophical reflections, और fourth है acquired through habit। मतलब कि जो वर्च्यूज़ हैं वो आपको बाय बर्थ मिलती हैं, गॉड ने गिफ्ट करी है, या फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से आती हैं। तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ, एक्वायर्ड थ्रू हैबिट, धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर उसके बाद है एरिस्टोटल क्लेम्स दैट वर्च्यू इज आर पावर एंड सो इज वाइस। सेकेंड, वर्च्यू इज आर पावर बट वाइस इज नॉट। थर्ड स्टेटमेंट है वाइस इज आर पावर बट वर्च्यू इज नॉट। फोर्थ स्टेटमेंट है नीदर वर्च्यू नॉर वाइस इज आर पावर। तो इसका आंसर हो जाता है वर्च्यू एंड वाइस बोथ आर पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हैप्पीनेस इज, फर्स्ट स्टेटमेंट अ स्टेट ऑफ माइंड, एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद द वर्च्यू, और थर्ड है अ क्राफ्ट, फोर्थ है ऑफ फीलिंग और सेंसेशन। हैप्पीनेस इज ऑफ फीलिंग और सेंसेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद द वर्च्यू। ठीक है, ये हो गए एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अब हम आते हैं प्लेटो पे। प्लेटो जो है उनके अकॉर्डिंग प्लेटो ने क्या कहा कि वर्च्यूज आर बाय बर्थ। ठीक है, एरिस्टोटल का ठीक ऑपोजिट इन्होंने बोला कि वर्च्यूज आर बाय बर्थ, और इन्होंने दी 4 कार्डिनल वर्च्यूज। 4, अब कार्डिनल वर्ड जो है, आपने कार्डिनल वर्ड को हार्ट से रिलेटेड सुना होगा। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, इसीलिए कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है 4। और यहाँ पे 4 वर्च्यूज इन्होंने बताई हैं। फर्स्ट है विजडम, सेकंड है करेज, थर्ड है मॉडरेशन या फिर टेम्परेंस, फिर फोर्थ है जस्टिस। ये 4 जो वर्च्यूज़ हैं आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद अभी हम प्लेटो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट स्टेट? प्लेटो ने ही कॉन्सेप्ट दिया है ऑफ जस्ट स्टेट। और जस्ट स्टेट का मतलब क्या है? अ हारमोनियस एंड वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी वेयर एवरी इंडिविजुअल एंड क्लास परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड बाय द नेचर विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स रोल। मतलब बाकियों के साथ इंटरफेयर ना करके हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, जो जिसके लिए वो सही से बना हुआ है, जो उसके लिए जो उसको सबसे सही लगता है वो काम वो करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जस्ट स्टेट, और ये कॉन्सेप्ट दिया है प्लेटो ने। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये प्लेटो की वर्च्यूज से रिलेटेड है और 4 कार्डिनल वर्च्यूज प्लेटो ने दी थी जो कि हमने अभी अभी जानी है। तो इस जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज थी उसमें विजडम था, करेज भी था और सेल्फ कंट्रोल और जस्टिस, ये चारों ही थे। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल यानी कि टेम्परेंस जो थी, यहाँ पे आपने देखा था टेम्परेंस और मॉडरेशन, ये दोनों ही सेल्फ कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और हम नेक्स्ट जो है इसके बाद हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि सोक्रेटिस जो थे ना, इनको बोला जाता है फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। और ये जो है इनके जितना भी इन्होंने काम किया है वो सारा इनके जो स्टूडेंट जिनका नाम प्लेटो था, जिनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है। और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ठीक है, अब सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग वर्च्यू इज नॉलेज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं डिओंटोलॉजी में। डिओंटोलॉजी यानी कि ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, डिओन का मतलब होता है ड्यूटी और ड्यूटी बेस्ड एथिक्स होती है डिओंटोलॉजी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर किसी की कोई ड्यूटी है ना, जो किसी एक इंसान की ड्यूटी है वो दूसरे किसी इंसान का राइट हो जाता है। समवंस ड्यूटी इज समवंस राइट। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखते हो कोई काम कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है सही नहीं है, ये सही होनी चाहिए थी, कोई भी काम आप देखते हो कुछ एक लोगों की ड्यूटी होती है पर वो आपको आपके राइट्स में आ जाता है। जैसे कि साफ़ सफाई जो है वो करना किसी का काम है और किसी एक इंसान का वो राइट है कि उसे साफ़ सफाई वहाँ उस प्लेस पे, जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रहा है, जहाँ पे वो जा रहा है, तो साफ़ सफाई मिले उसको, वो किसी का राइट है। ठीक है, तो डिओंटोलॉजी इज राइट्स बेस्ड एथिक्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स जो है वो नेचुरल होती है, ह्यूमन मेड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे होते हैं कुछ राइट्स और कुछ कुछ ह्यूमंस के लिए होते हैं। और ह्यूमंस के लिए जो राइट्स होते हैं टू इंश्योर लाइफ विद डिग्निटी, वो राइट्स होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिओंटोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एथिकल डिसीजंस? People should adhere to their obligations and duties when engaged in decision making when ethics are in play. Yes, this means that a person will follow his or her obligation to another individual or society because upholding one's duty is what is considered ethically correct. और इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब हमने यहाँ पे राइट्स की बात करी है तो राइट्स के बारे में हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं राइट से रिलेटेड। लीगल राइट्स इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन आर द सिस्टम ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी, सोसाइटी और कस्टम्स। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है द लैक ऑफ क्लियरिटी एज टू वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वायलेट्स अ लॉ, रूल और पॉलिसी। ये तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये समझ आ रहा होगा आपको। द जस्ट क्लेम्स गिवन टू ऑल ह्यूमंस विद इन गवर्नमेंट्स जुरिस्डिक्शन। फिर उसके बाद आता है द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी ऑफ हार्मफुल, डेंजरस और इलीगल एक्टिविटीज़। ये भी नहीं होगा आंसर, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका आंसर है सी, द जस्ट क्लेम्स गिवन टू ऑल ह्यूमन विद इन अ गवर्नमेंट्स जुरिस्डिक्शन। जस्ट क्लेम का मतलब है इक्वालिटी, जस्टिस, और एक जो एरिया है, एक जो कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट जब एक हर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी और जस्टिस का आश्वासन देती है, वो हो जाती है जस्ट क्लेम्स। अब कांट बेस्ड डिओंटोलॉजी भी जान लेते हैं हम। इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने डिओंटोलॉजी को लेके क्या कंट्रीब्यूशन दी है। इमैनुअल कांट जो है, इन्होंने एक टर्म दी है जो कि है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, और इन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी कि सुप्रीम ड्यूटी और हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव यानी कि इंफीरियर ड्यूटी के बीच में। ठीक है, अब इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, मॉरल लॉज आर,
इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग मॉरल लॉज क्या होते हैं? द ग्राउंडेड ऑन सुप्रीम गॉड्स कमांड, नो. कल्चरली रिलेटिव, contingent in nature and apply only to human beings, require and applied to all rational beings. ये इसका सही आंसर होगा. It should be applied to all rational beings. Next question है, according to Immanuel Kant, Kantian ethics refers to a deontological ethical theory. Kant's ethical theory states to treat humanity as an end in itself. Both statements are correct. और यहाँ पे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. टू कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इन ड्यूटी एथिक्स आर यूनिवर्सलिटी एंड जस्टिस, यूनिवर्सलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, यूटिलिटेरियनिज्म एंड जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस. तो इसका आंसर है यूनिवर्सलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है. कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो है, दो इम्पॉर्टेंट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो हैं वो जाती है यूनिवर्सलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी. उसके बाद आता है विच एथिकल थ्योरी रेस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. और इसके लिए डिओंटोलॉजी तब से हम पढ़ रहे हैं, इसी में आता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. ठीक है. और इसके बाद है विलियम डेविड रॉस, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया कांट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और इन्होंने बताई प्राइमा फेसा ड्यूटी. प्राइमा फेसिया ड्यूटी जो है वो इन्होंने टर्म्स बताई है, और कांट ने जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दिया था, टर्म्स स्पेसिफाई करी थी, उनको इन्होंने निगलेक्ट करा है और क्रिटिसाइज करा है. तो moral obligations that are binding at first glance or are moral reasons to act in a certain way but can be overridden by more stringent duties in a specific situation. प्राइमा फेसा ड्यूटी क्या है यहाँ पे कि कुछ एक moral obligations जिसको हमें obey करना है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमें उसे इग्नोर भी करना पड़ सकता है. और यहाँ पे 7 प्राइमा फेसिया ड्यूटीज़ हैं. फिडेलिटी, रिपेरेशन, ग्रेटिट्यूड, जस्टिस, बेनिफिशेंस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नॉन मेलिफिकेंस. ये इसकी 7 प्राइमा फेसिया ड्यूटीज़ इन्होंने सजेस्ट करी हैं. ठीक है. और अब इसके बाद है जॉन रॉल्स, जिन्होंने दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिनके अकॉर्डिंग प्रियोरिटी टू अ सिस्टम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल इज टू इंश्योर जस्टिस. जॉन रॉल ने दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस और इन्होंने कहा है कि हमें थ्योरी मतलब कि जस्टिस इंश्योर करने के बारे में सोचना चाहिए. एक सिस्टम में हमेशा जस्टिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. फिर उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म आ जाती है जो कि है एक्ट डिओंटोलॉजी. रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू असेस ईच मॉरल सिचुएशन यूनिकली. हर एक मॉरल सिचुएशन को हमें यूनिकली देखना है एक्ट डिओंटोलॉजी के अकॉर्डिंग. और यहाँ पे एक्ट डिओंटोलॉजी का मतलब यूजिंग मॉरल इंट्यूशंस और केयरफुल जजमेंट टू डिटरमाइन द प्रॉपर course of action without relying strictly on inflexible universal rules. मतलब प्रॉपरली हमें जो जजमेंट है मॉरल इंट्यूशंस का यूज़ करके मॉरल सिचुएशन यूनिकली असेस करनी है हमें यूजिंग मॉरल इंट्यूशंस और केयरफुल जजमेंट टू डिटरमाइन द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन. अगर जो हमारा प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हमने सही से समझना है और जो पहले से रूल्स बने हुए हैं उनके ऊपर ही पूरी तरह से रिलाई नहीं करना है. फिर इसी में आ जाती है एक्ट डिओंटोलॉजी होगी. इसके बाद आती है रूल डिओंटोलॉजी, जिसके अकॉर्डिंग ब्रेकिंग अ प्रॉमिस इज़ ऑलवेज रॉन्ग. जैसे कि एक्ट डिओंटोलॉजी था उसमें हमें हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली अच्छे से देखना पड़ता था. यहाँ पे रूल डिओंटोलॉजी के अकॉर्डिंग रूल इज़ रूल, तो मतलब हमें कोई भी रूल तोड़ना नहीं है. इसके बाद आती है टेलियोलॉजी या फिर कॉन्सिक्वेंशलिज्म.
टेलियोलॉजी यानी कि टेलियो जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एंड यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस। और जो कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर कॉन्सिक्वेंसेस सही हैं तो जो आपने एक्शन लिया है वो सही माना जाएगा, अगर गलत है तो वो गलत माना जाएगा। सिंपल सा इसका ये मीनिंग है, ठीक है। एन एक्शन एथिकल इफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन इज एथिकल। अगर एक एक्शन आपने लिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही होते हैं तो वो एथिकल होगा अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म या फिर टेलियोलॉजी जो है इसकी जो इसके अंदर ब्रांचेस हैं, सबसे पहली आती है एथिकल ईगोइज्म। ईगो मतलब सेल्फ, ईगो वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ, और एथिकल ईगोइज्म में हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो भी आप करते हो अगर वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट आपका फुलफिल करता है तो वो एथिकल ईगोइज्म में आएगा। एथिकम ऑल्ट्रुइज्म जो है, यहाँ पे ऑल्टर वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है अदर। मतलब कि एथिकल ऑल्ट्रुइज्म में अगर अदर्स इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, इसका मतलब आपने एथिकल ऑल्ट्रुइज्म को यूज़ किया है। इसके बाद आती है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग योर सेल्फ शुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो इसी में यूटिलिटेरियनिज्म में 3 टाइप की यूटिलिटेरियनिज्म होती है। सबसे पहले आती है हेडोनिस्टिक, फिर उसके बाद एक्ट और रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसी को हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो एथिकल ईगोइज्म क्या होता है। एथिकल ईगोइज्म के लिए जैसे मैंने बोला अगर आपका एक्ट होगा वो एथिकल होगा इफ़ द कॉन्सिक्वेंसेस इंश्योर योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, तो उसको हम एथिकल ईगोइज्म के अंदर हम मानेंगे, ठीक है। फिर आता है एथिकल ऑल्ट्रुइज्म। एथिकल ऑल्ट्रुइज्म जो है इसमें क्या आता है कि आपका जो एक्ट है वो एथिकल सिर्फ और सिर्फ तब होगा इफ़ द कॉन्सिक्वेंसेस इंश्योर अदर्स इंटरेस्ट। अगर किसी और का इंटरेस्ट जो है वो आप मतलब फुलफ़िल करते हो, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसका ध्यान रखते हो, तो इसका मतलब अगर किसी और का इंटरेस्ट आप पे ज़्यादा फोकस्ड हो तो इसका मतलब एथिकल ऑल्ट्रुइज्म पे आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि एक एक्ट जो होगा वो एथिकल तब होगा जब आप दूसरे का इंटरेस्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड टर्म थी वो थी यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके अकॉर्डिंग यूटिलिटेरियनिज्म इज बेस्ड ऑन वंस एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें एक तो दूसरों का आपको इंटरेस्ट और अपना भी इंक्लूड करके आपको चलना है, और इसमें आपके कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या प्रिडिक्ट करने की क्या एबिलिटी है उसी पे बेस्ड होती है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूटिलिटेरियनिज्म में जर्मी बेंथम और जेम्स मिल, इन दोनों ने मिलके डेवलप करी है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे इसमें यूटिलिटेरियनिज्म में एम्फेसिस होती है ऑन मैक्सिमाइजिंग द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एज अ होल rather than maximizing well being of the individual। मतलब एक किसी इंसान के बारे में सोचने की जगह आपको पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना है, हर किसी के साथ सही करना है, मैक्सिमम लोगों के साथ सही करना है, ठीक है। तो जर्मी बेंथम जो है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है, इनका प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये टर्म आपको याद रखनी है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। जर्मी बेंथम का कहना है कि आपका एक्ट एथिकल तब माना जाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर पाएगा, मतलब उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने करी है प्रिजन स्टडी। और प्रिजन स्टडी जो करी है उसका नाम इन्होंने दिया है पैनोप्टिकन, और इसका मतलब होता है सीइंग ऑल। मतलब कि अगर कोई कैदी जो है वो सर्विलेंस में है या कोई इंसान जो है वो सेल्फ सर्विलेंस में है, तो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन इन द इंडिविजुअल विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। जिसको रखा जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, जैसे देखा जा रहा है थ्रू द कैमरास, तो वो इंसान रेगुलेटेड वे में वर्क करेगा, मतलब सही से काम करेगा। अगर कैमरास नहीं होंगे तो वो इतना सेल्फ रेगुलेटेड वे में काम नहीं करेगा, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना है।
फिर उसके बाद आ जाती है हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। और हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसमें सबसे पहले आते हैं बेंथम। अल्टीमेट एम इसमें हमारी होनी चाहिए मैक्सिमाइजिंग फिजिकल प्लेजर। ये हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म का कहना है कि हमें फिजिकल प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है। हेडोनिज्म जो है वो फिजिकल प्लेजर जो मतलब हेडोनिज्म वर्ड का मीनिंग होता है फिजिकल प्लेजर, और हमें अपना मैक्सिमाइज करना है फिजिकल प्लेजर, जो कि कहना है बेंथम का। ठीक है। फिर चारवाक फिलॉसफी एक थी जिसमें इंडियन ओरिजिन की है ये, और इसी में भी हेडोनिज्म जो है उसका कुछ हद तक कुछ इन्फ्लुएंस दिखा। ठीक है, इसमें हेडोनिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म दिखाई देता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसमें बैंथम का कहना है द एक्ट इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक एक्ट जो है वो एथिकल होगा अगर द कॉन्सिक्वेंसेस इज एथिकल। ठीक है, और इसी में आ जाता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जीएस मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये क्रिटिसाइज करते हैं बेंथम को और फेवर करते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरिज्म जो है इसको ये क्रिटिसाइज करके रूल यूटिलिटेरियनिज्म को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल यूटिलिटेरिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन यहाँ पे सबसे पहले तो रिचर्ड ब्रैंडेट जो है इन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर शुड बी रेगुलेटेड बाय द सिस्टम ऑफ रूल्स। कुछ एक सिस्टम ऑफ रूल्स होने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस एक्ट से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज अगर सही होने वाले हैं तो वो सही है एक्ट, ये नहीं होना चाहिए। कुछ एक रूल्स सेट होने चाहिए और उसको ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहिए थ्रू द रूल्स। ये कहना है रिचर्ड ब्रैंडेट का। और इवन जेएस मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करा है। फिर उसके बाद रूल यूटिलिटेरियनिज्म का एडिशनल बेनिफिट क्या है, ये भी ये जानना ज़रूरी है कि एडिशनल बेनिफिट क्या है। इट वैल्यूज जस्टिस एंड इंक्लूड्स बेनिफिशेंस एट द सेम टाइम। मतलब ये जस्टिस को भी वैल्यू कर रहा है। ठीक है, और बेनिफिशेंस जो है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। ये इसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं। अब Which of the following statement are correct with respect to utilitarianism principle of ethical decisions? तो सबसे पहली स्टेटमेंट है utilitarianism ethical theory are based on one's ability to predict consequences of an action. यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर ही आता है, यानी कि टेलियोलॉजी के अंदर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। टू अ यूटिलिटेरियनियम जो होगा यहाँ पे, ठीक है, द चॉइस इज दैट यील्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द मोस्ट पीपल इज द वन दैट इज एथिकली करेक्ट। ये भी सही है, मतलब कि हर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और थर्ड स्टेटमेंट है द एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म डिसीजन मेकर इज कंसर्न्ड विद अचीविंग मैक्सिमम गुड। सही आंसर है ये भी कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसमें भी अचीविंग द मैक्सिमम गुड ही मेकर का कंसर्न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग एथिक्स एन एक्शन इज मॉरली राइट इफ इट रिजल्ट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द एक्शन। ये आंसर सही हो जाएगा। द एक्शन इज मॉरली राइट इफ इट रिजल्ट्स इन मोस्ट अमाउंट ऑफ गुड possible in the given situation. An action is morally right if it result in the least amount of negative possible. None of the above. First answer इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल से रिलेटेड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया है जिन्होंने बेंथम को क्रिटिसाइज करा और फेवर करा रूल यूटिलिटेरियनिज्म को। ठीक है, तो जेएस मिल जो है इनके अकॉर्डिंग डिसाइड योर एक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर एक्शन, principle of utility, existing trends, or after consulting with other and act according to the others। तो इसका आंसर हो जाएगा consequences of the action। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अकॉर्डिंग ये किस चीज़ से डील करता है? इट डील्स विद द एक्चुअल मोरालिटी ऑफ अ सोसाइटी।
कैसा सिचुएशन कैसी है रियल में। इससे पहले हम आइडियल की बात कर रहे थे कि आइडियली क्या होना चाहिए, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल मोरालिटी क्या है सोसाइटी के अंदर क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, बिहेवियरल एथिक्स स्टडी द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें उससे पढ़ा जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर पैटर्न। रॉबर्ट चैम्बर्स जो है बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स या डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इन्होंने स्टडी करा, और पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो कैसे बनाई जानी चाहिए डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे ही बेस्ड होनी चाहिए। मतलब कि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड इश्यूज जो है वो असलियत में उसका यूज़ करा जाता है उसमें, जो करंट सिनेरियो है फील्ड इश्यूज़ में, और मतलब फील्ड पे आपको जान के अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है, और फिर जाके पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती है जिसमें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का यूज़ होता है। इसके बाद है अप्लाइड एथिक्स, जिसमें एथिकल प्रिंसिपल अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक फील्ड इज़, मतलब जब एक एथिकल प्रिंसिपल्स जो है उनको एक स्पेसिफिक फील्ड में जब अप्लाई करा जाता है तो उसको अप्लाइड एथिक्स बोला जाता है। इसके बाद है प्रैग्मेटिक एथिक्स, और प्रैग्मेटिक एथिक्स का मतलब होता है प्रैग्मेटिज्म। मतलब प्रैग्मेटिक एथिक्स में आती है प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो इसमें जो मेन प्रैग्मेटिज्म को जो मतलब कि इन्होंने एक्सेप्ट करा और जो इनके प्रोपोनेंट थे वो रहे विलियम जेम्स और जॉन ड्यूई। ठीक है, जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स जो है इनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल अप्रोच से हमें हर एक एथिकल सोल्यूशन मिल सकता है। हमें एक्ट हमारा जो होगा वो एथिकल होगा इफ़ वी फॉलो मोस्ट प्रैक्टिकल एथिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगर हमने कोई भी काम करा और कोई भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है तो मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो हमें निकालना है उसका, और उसमें आ जाता है प्रैग्मेटिज्म का रोल, प्रैग्मेटिक एथिक्स आ जाती है उसमें। इसके बाद है जस्टिस एथिक्स जो है वो एब्सोल्यूट होती है। जॉन रॉल्स जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, और जस्टिस एथिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग एक एक्ट एथिकल होगा इफ़ इट डज नॉट हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इवन वन इंडिविजुअल। अगर एक इंसान को भी अगर हर्ट नहीं करा जाए तो अर्थ जो एक्ट है वो एथिकल हो जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन है, which of the following statement is correct with respect to justice principle of ethical decision? It states that decision maker should focus on actions that are fair to those involved. First statement. Second है ethical decision should be consistent with the ethical theory unless extenuating circumstances that can be justified exist in the case. एथिकल थ्योरी के साथ जो एथिकल डिसीजन है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। जस्टिस दो टाइप की होती है, एक होती है रेट्रीब्यूटिव और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस जो है अगर वो रेट्रीब्यूटिव है इसका मतलब टू प्रोड्यूस डेटरेंस इन द सोसाइटी, थोड़ा एक डर का माहौल बना के ही क्रिमिनल्स जो हैं उनको थोड़ा डरा के रखना पड़ता है रेट्रीब्यूटिव सोसाइटी में, मतलब पनिश करना क्रिमिनल्स को इस करेक्ट अकॉर्डिंग टू रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना उसके अकॉर्डिंग इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग टू द सोसाइटी, अबाउट प्रोटेक्टिंग सोशो इकोनॉमिक राइट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूटिव एथिक्स में आता है। यहाँ पे एक टर्म आ जाती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। डिस्ट्रीब्यूटिव एथिक्स में हम इक्विटी का ध्यान रखते हैं। इक्विटी मतलब कि अगर कोई हमारे पास सपोज़ कोई एक इंसान है, हमारी सोसाइटी में कुछ एक लोग हैं, सपोज़ इस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ, किसी के पास इतने पैसे हैं अपना गुजारा करने के लिए, किसी के पास इतने हैं, किसी के पास इतने हैं और किसी के पास इतने हैं। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी इसी तरीके से करना है। मतलब इसको हमें सिर्फ इतना सा देना है जो जिस चीज़ की थोड़ी बहुत इसको कमी होगी, और दूसरा जो इसको इतना देना है ताकि इसको इतनी सी कमी होगी, फिर उसके बाद इसे इतना देना है और लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा देना है। ये होती है इक्विटी, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव एथिक जस्टिस में।